कैप्टन मेहता, पैसा इंसान की कमजोरी होता है और फिर आज के ज़माने में अखराजात भी बहुत बढ़ गए हैं। तुम्हें ब्याह भी करना है, अपनी हैसियत को भी बरकरार रखना है। मैं जानता हूँ तुम रिश्वत भी नहीं लेते। तुम दौलत के लालच में पाकिस्तानी एजेंटों के झांसे में आ गए थे। मैं तुम्हारी हिमायत में ऐसा नोट लिखूंगा कि महकमा तुम्हें माफ कर देगा। ये बात भी तुम्हारे हक में जाएगी कि तुम माइक्रोफिल्म महकमे के हवाले करते हुए हमें इन पाकिस्तानी जासूसों के नाम पते भी बता दोगे जो भारत में रहकर तकरीबी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। शांति कुमार की खुशफहमियों पर मैं दिल में हंस दिया। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। उसके ख्याल के मुताबिक अंधेरे में चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पर बैठा था। मैंने एक ठंडी सांस भरी और शांति कुमार की तरफ देखा। मैं जबान से एतराफ नहीं करना चाहता था क्योंकि ऐन मुमकिन था कि उस कमरे में कोई माइक्रोफोन लगा हो। मेरे एतराफ का बयान रिकॉर्ड हो सकता था और वो मेरे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होता। मैंने आहिस्ता से कहा, मिस्टर कुमार, मुझ पर एक ऐसा इल्जाम लगाया गया है कि मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शांति कुमार ने एक बार फिर अपनी बातों से मुझे राह रास्त पर लाने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने दूसरी बार गहरी सांस ली और जेब से सिगारों का पैकेट निकाला और इस्तराब की अदाकारी करते हुए जहरीला सिगार निकाल कर सुलगा लिया। वो अपने सोफे की पुश्त से टेक लगाए बड़े एतमाद के साथ मुझे समझा रहा था कि मेरी बेहतरी इसी में है कि मैं एतराफ कर लूं और माइक्रोफिल्म जहां कहीं भी है उसे बता दूं। मैंने सिगार का दूसरा कश लगाया और दांतों से अपनी उंगली के नाखून काटने लगा। फिर तीसरा कश लगाया और शांति कुमार की तरफ झुकाया ताकि फासला कम हो जाए। मैंने कहा, मिस्टर कुमार, आपके तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। मैं भारतवर्ष का सेवक हूँ। और उसके साथ ही सिगार अपनी उंगलियों में लेकर उसका रुख शांति कुमार की तरफ करते हुए उसे दरमियान से दबा दिया। सिगार में से जहरीली फुआर जरूर निकली मगर वो शांति कुमार के चेहरे तक पहुंचने की बजाय उसकी वॉस्कट पर जा पड़ी। बिजली की चमक जैसी तेजी से वो समझ गया कि मैंने उस पर वार किया है। उसने एक झटके से अपने वॉस्कट में हाथ डाला। वहां जरूर उसका पिस्तौल था। अपना वार खाली जाता देखकर मैंने उसी आन से दरमियान वाली छोटी कॉफी टेबल उस पर उल्टा दी और उसके साथ ही छलांग लगाकर शांति कुमार की गर्दन को अपने आहनी पंजों में जकड़ लिया और ऐसा झटका दिया कि सोफा पीछे को गिर पड़ा। उसे वहीं दबोचे हुए मैंने ऊपर तले 6-7 जबरदस्त झटके दिए। शांति कुमार की गर्दन टेढ़ी हो गई थी, न जाने कितनी जगहों से टूट चुकी थी। मैंने जेब से रुमाल निकालकर उसकी गर्दन और दूसरी जगहों से अपने हाथों के निशानों को साफ किया और बाहर निकलने के लिए तैयार होने लगा। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैं अपनी जगह पर एक पल के लिए साकित हो गया। रिसीवर उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। खिड़की के पास जाकर भारी पर्दे को जरा सा हटाकर बाहर देखा। पीछे होटल ही का लॉन था जिसके आखिर में गाड़ियों की कतारें खड़ी थी। इस अमर को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि इस सीक्रेट ऑफिसर के दो एक खुफिया मुहाफिज जरूर बाहर खड़े होंगे। वो इस खिड़की की तरफ भी देख सकते थे। मैंने पर्दे को छोड़ दिया। टेलीफोन की घंटी थोड़ी देर बजने के बाद बंद हो गई थी। जेब से रुमाल निकालकर मैंने दरवाजे के गोल हैंडल को आहिस्ता से एक तरफ घुमाया और दरवाजा खोलकर कॉरिडोर में आ गया। खुशकिस्मती से वहां उस वक्त कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद मैं होटल के बाहर खड़ा था। मुझे रास्ते में किसी ने नहीं रोका था। मेरे बंगले पर खामोशी थी। मैं दौड़कर अपने बेडरूम वाली खिड़की के पास आया और दूसरे लम्हे में बेडरूम में था। खिड़की को बंद करके चटखनी लगाई और कपड़े तब्दील करने लगा। आधे बुझे जहरीले सिगार को मैंने कपड़ों की अलमारी के कोने में फेंक दिया। भूख लग रही थी। किचन में आकर मैंने थाली में से थोड़े से चावल और दाल निकाल कर डाली। वहीं खड़े खड़े उसे पेट में डाला और हाथ साफ करके बेडरूम में आ गया। रात के 8 बजने वाले थे। मैंने सिगार सुलगा कर पलंग पर नींद दराज होकर हिंदी का फिल्मी रिसाला पढ़ने लगा। उसी वक्त फोन की घंटी बज उठी। मैंने ड्राइंग रूम में आकर फोन उठा लिया। रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से मिस्टर तिवाड़ी की आवाज आई, कैप्टन मेहता, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं जानता था कि उसने किस लिए फोन किया है। शांति कुमार की लाश मिल चुकी थी। मैंने उन्हें नमस्कार करने के बाद कहा, नहीं सर, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, मैं तो अभी जाग रहा हूँ। कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनसे बातें कर रहा था। मेहमानों का जिक्र मैंने जानबूझकर किया था क्योंकि इससे पहले जब शांति कुमार का फोन आया था तो मैंने उसे यही कहा था कि कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अगर मेरा फोन टेप हो रहा था तो बॉस को अब यकीन हो जाना चाहिए था कि मैंने झूठ नहीं बोला था और मैं दफ्तर से आने के बाद से अब तक घर पर ही है। मिस्टर तिवाड़ी कहने लगा कि मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मुझे राजा राम गायकवाड़ का घर का नंबर नहीं मिल रहा। सोचा शायद तुम्हें मालूम हो। राजा राम गायकवाड़ हमारे ऑफिस का हेड क्लर्क था। ये कैसे हो सकता था कि तिवाड़ी को उसके घर का नंबर मालूम न हो? मुझे याद था। मैंने फौरन बता दिया। बॉस ने शुक्रिया अदा किया और फोन बंद कर दिया। उसने सिर्फ ये देखने के लिए फोन किया था कि वो ये जान सके कि मैं शांति कुमार की मौत के वक्त घर पर हूं या नहीं। शांति कुमार की मौत अगर जहरीले सिगार से होती तो यही समझा जाता कि उसे दिल का दौरा पड़ा है, मगर उसकी गर्दन तोड़ दी गई थी। ये कत्ल था और किसी ने सेवॉय होटल के कमरे में आकर उसे कत्ल किया था। दूसरे रोज अखबारों में भी यही खबर छपी कि सेवॉय होटल में इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर को किसी नामालूम कातिल ने हलाक कर दिया। इस कत्ल पर मैं खामोश नहीं रह सकता था। दफ्तर आते ही सीधा बॉस के कमरे में गया।
नमस्कार करने के बाद शांति कुमार के कत्ल पर अखबार की खबर के हवाले से बात की और अफसोस का इजहार किया। शांति कुमार को हम दोनों जानते थे। बॉस का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। बज़ाहिर वो इन इम्कानात का इजहार करने लगा कि ये कत्ल किसी पुरानी दुश्मनी की बिना पर किया गया है। मैं बिल्कुल अनजान बन गया, जैसे मैं शांति कुमार के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैंने कहा, सर मिस्टर कुमार बड़े अच्छे आदमी थे, तो एक बार आपके कमरे में उनसे मुलाकात हुई थी, मगर मैं उनके स्वभाव से बड़ा प्रभावित था। 2-1 मिनट उनके साथ अफसोस करने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गया। तिवाड़ी के बशरे से मैंने यही अंदाजा लगा सका था कि वो कत्ल की वजह और कातिल को जान गया है, मगर जबान से उसका इजहार नहीं कर सकता। मुझे ये भी एहसास हुआ कि बॉस कुछ ज्यादा खौफजदा भी था। इससे पहले भी इंटेलिजेंस के कुछ आदमी मिस्टर टंडन समेत पुरस्कार हालात में अगली दुनिया में पहुंचा दिए गए थे। हो सकता है कि तिवाड़ी को अब अपनी फिक्र पड़ गई हो। गुज़श्ता रात मैंने एहतियात के तौर पर पाकिस्तान अपने बॉस से राब्ता कायम न किया, लेकिन आज मैंने ये फैसला किया था कि रात वायरलेस पर अपने बॉस से बात जरूर करूंगा। लेकिन मैं अपने बंगले में बात नहीं करना चाहता था। शाम को हस्बे मामूल घर पहुंचा। कमला ने मुझे चाय पिलाई और रात का खाना खिलाने के बाद वो मामूल के मुताबिक चली गई। मैंने अंधेरा मजीद गहरा होने का इंतजार किया और फिर खुफिया जगह से ट्रांसमीटर निकाल लाया। थोड़ी देर बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठा कुतुब साहब की लाट की तरफ जा रहा था। रात के 9:15 बजे थे। मैं 10 बजे के बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता कायम कर सकता था। कुतुब साहब की लाट वहां से काफी दूर थी। मैं गाड़ी भी बड़े इत्मीनान से चला रहा था। रेडियो ट्रांसमीटर मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में पड़ा था। हंगामी हालात में मैं उसे 1 सेकंड में गाड़ी से बाहर किसी तरफ भी अंधेरे में फेंक सकता था। कुतुब साहब तक पहुंचते पहुंचते 9:45 बज गए। कुतुब साहब अब एक पिकनिक सेंटर है। वहां चारों तरफ खुशनुमा बाग है, स्नैक बार हैं जहां लोग अपनी गाड़ियों में ही बैठकर चाय, कॉफी और पूरी कचौरियों का लुत्फ उठा सकते हैं। जहां दिल्ली के मुसलमानों के कबाब पराठों के स्टॉल से कचौरियां और कॉफी मंगवाई और गाड़ी में बैठकर खाने लगा। गाड़ी मैंने एक अलग जगह पर खड़ी की थी ताकि कोई और मेरी तरफ मुतवज्जे ना हो। ठीक 10:15 बजे मैंने डैशबोर्ड में से रेडियो ट्रांसमीटर निकालकर अपनी गोद में रख लिया। एक बार फिर बाहर निगाह डाली। जब हर तरफ से इत्मीनान हो गया तो मैंने ट्रांसमीटर ऑन करके खास फ्रीक्वेंसी मिलाई। चंद सानियों बाद ही दूसरी तरफ से बॉस की आवाज सुनाई दी। मैंने आहिस्ता से अपना कोड वर्ड दोहराया। बॉस ने मरमूज अल्फाज में मुख्तसर पूछा, क्या बना? मैंने भी कोड वर्ड्स में कहा कि माइक्रोफिल्म मेरे पास मौजूद है। बॉस ने फौरन कहा, कल 4 बजे के बाद एक आदमी टेलीफोन वालों की वर्दी में तुम्हारे बंगले में टेलीफोन ठीक करने आएगा, उसे माइक्रोफिल्म दे देना। बॉस ने मुझे उसका कोड वर्ड भी बता दिया, फिर कहा कि अगले मिशन के लिए तैयार हो जाओ। मैंने इस नए मिशन के बारे में कुछ पूछना चाहा तो बॉस ने ये कहकर सिग्नल बंद कर दिया कि बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा। मैंने भी रेडियो ट्रांसमीटर बंद करके डैशबोर्ड में रख दिया। बॉस ने मुझे टेलीफोन मैकेनिक की शक्ल बिल्कुल नहीं बताई थी। उसका कोड वर्ड एक जुमला था जो उसने मेरे बंगले में आकर मुझे कहना था। जुमला ये था, शिवाजी मरहट्टे का फोन नंबर क्या है? और उसके जवाब में मुझे कहना था कि शिवाजी मरहट्टे का फोन कट गया है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। बंगले में आकर गाड़ी गैराज में खड़ी की और कमरे की तरफ बढ़ा। नेपाली चौकीदार गेट के सामने इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसने मुझे आते देखा तो आगे बढ़कर नमस्कार किया। मैंने पूछा, कोई आया तो नहीं? कहने लगा, जी सुजाता जी का 2 बार फोन आया था। मैं अपने कमरे में दाखिल हो गया। अंदर से दरवाजा बोल्ट किया और ड्राइंग रूम की बत्ती बुझाकर बेडरूम में आकर कपड़े बदलने लगा। ट्रांसमीटर को मैंने उसकी मखसूस जगह पर पहुंचा दिया और फिर आकर सोने के लिए लेट गया। उस रात मुझे सुकून की नींद आई थी। दूसरे रोज सुबह सुबह सुजाता का फोन आ गया। कहने लगी, कल शाम तुम कहाँ थे? मैंने 2 बार फोन किया तुम्हें। मैं जानता था कि मेरा फोन जरूर टेप किया जा रहा है। मेरा ये जुमला टेप पर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था कि मैं कल शाम घर पर नहीं था। मैंने फौरन कहा, आई एम सॉरी सुजाता, कुछ मेहमान आ गए थे। उनके जाने के बाद मेरा सर दर्द करने लगा था। मैं स्लीपिंग पिल्स खाकर ऐसा सोया कि अभी थोड़ी देर पहले आंख खुली। सुजाता ने मेरी सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया और शाम को अपने यहाँ आने की दावत दी। मुझे शाम को कहीं बाहर जाना तो नहीं था। एजेंट को 4 बजे खुद ही माइक्रोफिल्म लेने मेरे यहाँ आना था। मैंने सुजाता से कह दिया कि 6 बजे के बाद आऊंगा। दफ्तर मामूल के मुताबिक आया, लेकिन सिर दर्द का बहाना बनाकर 3 बजे ही बंगले पर वापस आ गया। 4 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। गेट के बाहर एक आदमी साइकिल लिए खड़ा था। उसने टेलीफोन वालों के महकमे वालों की खाकी वर्दी पहन रखी थी। एक रिसीवर तार के साथ कंधे से लटक रहा था। मैंने खुद जाकर दरवाजा खोला। टेलीफोन मैकेनिक ने जेब से कागज निकाल कर कहा, सर आपने टेलीफोन खराब होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। मैंने कहा, हाँ अंदर आ जाओ। ये कहकर मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। टेलीफोन मैकेनिक ने साइकिल बरामदे में खड़ी की और ड्राइंग रूम में आते ही बोला, सर फोन कहाँ है आपका? मैंने उसे पहचानने में देर नहीं लगाई थी। वो वही शख्स था जिसने मजजूब के भेस में मुझे जामे मस्जिद के सामने वाली ग्राउंड में पिस्तौल और रेडियो ट्रांसमीटर दिया था।
वो कोने में पड़े हुए टेलीफोन की तरफ गया। टेलीफोन के तार पीछे से खींच खींच कर देखते हुए बोला, शिवाजी मरहट्टे का फोन नंबर क्या है? मैं इस कूड़ जुमले का मुंतजिर था। मैंने फौरन जवाब दिया, शिवाजी मरहट्टे का फोन कट गया है। उस पर टेलीफोन मैकेनिक ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे मकान के बाहर एक मशकूक आदमी को मैंने चलते फिरते देखा है, उससे होशियार रहना। माइक्रोफिल्म कहाँ है? मैंने जल्दी से जाकर दूध वाला प्याला उठाया और माइक्रोफिल्म लाकर उसके हवाले कर दी। मैंने दरियाफ्त किया, जिस आदमी को तुमने बाहर देखा है उसका हुलिया क्या है? वो बोला, हुलिये बदलते रहते हैं, इस वक्त जोगी के भेस में है। उसने माइक्रोफिल्म उस रिसीवर के माउथ पीस के अंदर छुपा ली जो उसने तार के जरिए अपने कांधे पर लटकाया हुआ था, और तेजी से बाहर निकल गया। अगला सारा दिन फिल्म के बारे में सोचते गुजरा। अल्लाह जाने वो पाकिस्तान पहुंची भी थी या नहीं। रात को बेकरार होकर मैंने ट्रांसमीटर निकाला और चौकीदार को कहा कि मैं सुजाता के यहाँ जा रहा हूँ। उसे बताना जरूरी नहीं था, लेकिन मैं अपना एक गवाह छोड़ना चाहता था। लेकिन सुजाता के घर जाने की बजाय गांधी पार्क में आ गया। एक अंधेरे कोने में मैंने गाड़ी खड़ी की और ट्रांसमीटर निकालकर बॉस से राब्ता कायम करने लगा। बॉस ने मुझे मुबारकबाद देते हुए जब बताया कि माइक्रोफिल्म उसके पास पहुंच गई है, तो मेरी जान में जान आई। ये माइक्रोफिल्म कैसे और किसके जरिए पाकिस्तान पहुंची थी, इसके बारे में मुझे मालूम करने की जरूरत नहीं थी। बॉस ने मुझे कुछ ज्यादा देर सोचने का मौका नहीं दिया। वो कह रहा था, नई मिशन के लिए तैयार हो जाओ। इतवार के दिन सुबह 9 बजे तुम्हें नेहरू गार्डन के अकबी दरवाजे के पास नीम के पेड़ तले एक साधु मैना का पिंजरा लिए अपने सामने किस्मत के लिफाफे फैलाए लोगों को फाल बताते मिलेगा। वो अपना आदमी होगा। तुम उससे पूछोगे कि आज घास क्यों नहीं पकाई? वो जवाब में कहेगा, घास चोर ले गए हैं। इस नए मिशन की तफसीलात तुम्हें वही बताएगा। अब तुम्हें बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बॉस ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। रेडियो ट्रांसमीटर सीट के नीचे छुपाने के बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वापस अपने बंगले पर आ गया। इतवार में अभी एक रोज बाकी था। दूसरे दिन हफ्ता था। हफ्ते की शाम मैंने सुजाता के साथ एलिजाबेथ टेलर की फिल्म देखकर गुजारी। खाना भी उसके साथ खाया। 11 बजे रात में उसके यहाँ से आया। दूसरे दिन इतवार की छुट्टी थी। मुझे 9 बजे सुबह नेहरू गार्डन अपने एजेंट से मिलने जाना था। 8 बजे तक मैं नाश्ते वगैरह से फारिग हो गया। 8:30 बजे गाड़ी में बैठा और नेहरू गार्डन की तरफ रुख किया। मैंने एहतियात के तौर पर अपने साथ बुझा हुआ सिगार रखिया था। छुट्टी का दिन होने की वजह से नेहरू गार्डन में सुबह ही से रौनक थी। बच्चों का काफी रश था। गाड़ी मेन गेट के पास खड़ी करके मैं टहलता हुआ उस नीम के पेड़ की तरफ बढ़ा जिसके नीचे फाल निकालने वाला मुझे साफ दिखाई दे रहा था। उसके सामने किस्मत के लिफाफे पड़े थे। बांस के पिंजरे में एक मैना बंद थी। साधु चिल्लम पी रहा था। एक औरत उसके पास बैठी थी। वो उठी तो मैं साधु के पास पहुंच गया। मैंने गौर से देखा, ये टेलीफोन मैकेनिक ही था। उस वक्त उसने चेहरे पर सिंदूर मल रखा था और गेरुए कपड़ों के ऊपर कंबल ओढ़ रखा था। उसने मुझे पहचान दिया था, मगर क्या मजाल है कि उसके चेहरे से जरा जाहिर हो कि वो मुझे जानता है। मशीनी से अंदाज में बोला, बच्चा, भाग की रेखा में क्या लिखा है मेरी मैना बता देगी। 1 रुपए की दक्षिणा यहाँ रख दे। मैंने जेब से 1 रुपया निकाल कर दिया। साथ ही कहा कि आज घास क्यों नहीं पकाई। साधु ने मैना को पिंजरे से निकालते हुए कहा, घास चोर ले गए हैं। मैं खामोश रहा। साधु ने मैना को छोड़ दिया। मैना ने एक लिफाफे को चोंच से उठाया और साधु के जानू पर रख दिया। साधु ने लिफाफा खोलकर खस्ता किस्म का कागज निकाला जिस पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ था। साधु ने उस कागज को सामने रखकर उस पर आंखें जमाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बंगले का पूरा जायजा ले चुका हूँ। तुम्हारे एक कमरे की खिड़की पिछवाड़े के सहन में खुलती है। आज रात उस खिड़की को अंदर से चटखनी मत लगाना। मैं 1 बजे के बाद उस खिड़की से तुम्हारे पास आऊंगा। बाकी सारी बातें वही होंगी। अब तुम चले जाओ। इतना कहकर साधु ने बाजू बुलंद किया और बोला, तू किस्मत का धनी है, जा तेरा कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय। मैंने साधु को प्रणाम किया और सिगार के कश लगाता बाग के अंदर चला आया। थोड़ी देर इधर उधर सैर करता फिरा और फिर गाड़ी में बैठकर सुजाता की तरफ चल दिया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। हम सब यानी मैं, सुजाता और उसके भाई ताश वगैरह खेलने लगे। खाना खाने के बाद मैं वहीं बैठा टीवी प्रोग्राम देखता रहा। शाम की चाय पीकर वापस अपने बंगले पर आ गया। खाना देखकर कमला हस्बे मामूल चली गई तो मैं बंगले में अकेला रह गया। 11 बजे तक मैं दूरदर्शन के टीवी प्रोग्राम देखता रहा। उसके बाद ड्राइंग रूम बंद करके उसकी बत्ती बुझाई और बेडरूम में आ गया। 12:30 बजे तक पलंग पर लेटा किताब वगैरह पढ़ता रहा। 12:45 बजे मैंने तेज रोशनी बुझाकर 0 का बल्ब जला लिया और खिड़की को जरा सा खोलकर बाहर दिखने लगा। मुझे एक इंसानी साया अपने बंगले की बाड़ की तरफ बढ़ता नजर आया। मैं अंधेरे में गौर से देखने लगा। इंसानी साया दीवार के पास आकर रुक गया। फिर वो बाड़ फलांग कर बंगले के लॉन में आया और तेज तेज कदमों से मेरे बेडरूम की खिड़की की तरफ बढ़ा। मैं खिड़की से पीछे हट गया। आने वाला कूद कर अंदर आ गया।
उसने खिड़की बंद करके चटखने लगा दी। जब वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ तो मद्धम रोशनी में मैंने उसको पहचान लिया। ये वही फाल निकालने वाला साधु था। वो कुर्सी पर बैठ गया। मैंने थर्मस से चाय के 2 प्याले निकाल कर एक उसे थमा दिया। उसने कहा, थैंक यू। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस की मुसलसल निगरानी में हो?